वेलकम बैक। हमारा फिर से सर्वज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम और हमारा पारीतंत्र का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि समपारिस्थितिकी और स्वपारिस्थितिकी की बात हम लोग ने की थी कि स्वपारिस्थितिकी में हम लोग एक जीव को बेसिस मान के स्टडी करते हैं, और समपारिस्थितिकी में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे मौजूद प्रत्येक जीव कैसे कैसे एक दूसरे के साथ मिलके सर कौन कौन सी अनुक्रिया दर्शाते हैं, वो क्या कहलाता है, समपारिस्थितिकी। अब कहते हैं कि जो भी हो, हम जो भी अध्ययन कर रहे होते हैं वो एक पारीतंत्र में कर रहे होते हैं। किस में कर रहे होते हैं? पारीतंत्र में। तो हम अब जानते हैं कि आखिरकार ये पारीतंत्र क्या होता है, पारीतंत्र कैसे का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं सर कि हम लोग चलते हैं इकोसिस्टम पारीतंत्र के ऊपर। तो पारीतंत्र में हम लोग देखते हैं कि सर हमारे वातावरण के सभी अजैविक तथा जैविक घटक, कहते हैं हमारे वातावरण में, जैसे क्या क्या कहते हैं, वातावरण में क्या होता है कि हमारे जो चारों तरफ हैं सभी वातावरण कहलाते हैं। तो कहते हैं कि सर हमारे वातावरण में मौजूद सभी जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, या फिर पारीतंत्र का निर्माण। पारिस्थितिक तंत्र को ही पारीतंत्र कह सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो पारिस्थितिक तंत्र कहे या पारीतंत्र कहे, आपको वही लेकर चलना है। अब आगे आते हैं कि सर हम कहते हैं कि आखिरकार पारीतंत्र क्या है कि सर जहां पे आपको दिखेगा जैविक और अजैविक घटक दोनों साथ में होने चाहिए, जैविक और अजैविक घटक दोनों साथ में हो तो आप कह सकते हैं कि वो एक क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। अब कहते हैं सर पारिस्थितिक तंत्र में हो सकता है कि यह छोटा भी हो सकता है, यह छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कैसे? जैसे छोटा के रूप में एक पानी का बूंद भी सर एक इकोसिस्टम हो सकता है। क्या बोल रहे हैं सर, जरा फिर से बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना कि एक छोटा बूंद, पानी का बूंद भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। इकोसिस्टम होने के लिए क्या चाहिए? जैविक और अजैविक। मैंने मान लिया यार कि ये देखो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर है, मतलब कि यहाँ पे सिंगल ड्रॉप पानी का है। अब इसमें क्या है कि मैंने कहा पानी तो खुद अजैविक घटक है, और उसमें मैंने कहा कि छोटा छोटा ये बैक्टीरिया उसमें है, छोटा छोटा बैक्टीरिया है। तो क्या हुआ सर कि बैक्टीरिया जो हो गया वो जैविक घटक हो गया, और पानी खुद क्या हो गया, अजैविक घटक। तो क्या यार इकोसिस्टम नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर पानी है तो बैक्टीरिया कहाँ से होगा? हमने मान लिया है कि साफ पानी है। तो अरे यार, तुम जो चापाकल से पानी निकालते हो या नदी नाले से पानी, नाले से नहीं नदी से निकालते हो, तो क्या वो प्योर होता है? जो तुम हैंड पंप से पीते हो पानी, क्या वो प्योर होता है? नहीं, उसमें भी बैक्टीरिया कुछ होते हैं। तो हम कहते हैं वो पानी जो हम लोग रोज आज जिंदगी में पी रहे होते हैं, और वो वाला नहीं जो फिल्टर होके आता है, वो जो एक्वाफिना एक्वागार्ड वाला, वो नहीं रहे आसान से, ठीक है। तो कहते हैं सर जल का एक बूंद भी क्या हो सकता है, आपका इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये सबसे छोटा इकोसिस्टम हो गया। बड़ा इकोसिस्टम में क्या हो सकता है? बड़ा इकोसिस्टम में आप एक पूरा का पूरा एक क्या बोल सकते हैं एक समुद्र भी क्या होगा, एक पारिस्थितिक तंत्र होगा। समुद्र सोचो कितना बड़ा होता है, वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र तंत्र के रूप में ज्ञात किया जा सकता है या फिर माना जा सकता है। हम कहते हैं ऐसा कि समुद्र एक पारिस्थितिक तंत्र, हाँ क्यों नहीं। पानी खुद क्या हो गया, अजैविक कारक, उसमें मछलियां जैविक कारक, व्हेल जैविक कारक, कोई समुद्री जीव जैविक कारक, शैवाल जैविक कारक, तो हो गया ना यार। तो जैविक कारक और अजैविक कारक। तो बड़ा में सर आप समुद्र भी मान सकते हैं, समुद्र भी एक क्या हो सकता है, आपका इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। चलिए जी, अब मैंने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र जो है वो कितने कारकों से मिलकर बना हुआ है? दो कारकों से। पहला क्या है, जैविक, पहला क्या है जैविक, और दूसरा क्या है अजैविक। सर मैंने फिर से आपको पहले बता रखा है कि अजैविक कारक में क्या क्या हो सकता है। अजैविक कारक में आपका वही जल हो सकता है,
मृदा हो सकता है, वायु हो सकता है, इसके बाद फिर तापमान भी हो सकता है, और इसके बाद फिर तापमान भी हो सकता है, और उसके बाद आगे चलते हैं तो एक या भी ले सकते हो, नमी भी ले सकते हो, और कुछ भी नहीं, ये हो सकते हैं आपके अजैविक घटक में। तो अजैविक घटक में हो गया। जैविक में कौन कौन हो सकता है? जैविक को हम जो हमारा सिलेबस में है, जो 10th की सिलेबस में है, वो अजैविक कारकों का पढ़ना नहीं है। वो किसको पढ़ना है? हमें जैविक कारकों के पढ़ना है। तो जैविक कारकों के रूप में अगर हम देखें तो हम अगर बात करें जैविक कारकों में, तो हम सबसे पहले आते हैं सर, एक तो होगा जैविक कारक में उत्पादक के घटक में रखेंगे, और दूसरा हम किसको रखेंगे? उपभोक्ता के कैटेगरी में रखेंगे। जीवित ही होगा, एक को हम उत्पादक के कैटेगरी में रखेंगे, दूसरे को हम उपभोक्ता के कैटेगरी में रखेंगे। क्या समझ में आ रहा है? चलिए जी, अब आते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि एक तो सर जैविक घटक हो गया, दूसरा अजैविक घटक। सबसे पहले चलते हैं सर जैविक घटक में उत्पादक की ओर। किसकी ओर? उत्पादक की ओर। उत्पादक की ओर में अगर हम बात करें तो उत्पादक में सबसे पहले कहते हैं सर, उत्पादक किसको कहते हैं? सबसे पहले आखिरकार उत्पादक किसको कहेंगे? तो उत्पादक में बात करें कि सर पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले, ध्यान से, पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले ऐसे घटक, फिर से पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले ऐसे घटक जो पूरे पारितंत्र के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ध्यान से जरा चलिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले ऐसे घटक जो पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। ध्यान से रखिएगा कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए है, पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम, सॉरी, उत्पादक बोलेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि ये रहा कोई सन, ठीक है, और याद रखिएगा कि हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का सोर्स केवल और केवल सन है। तो कभी एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था यार, कि हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? तो क्या हो सकता है? वो सूर्य हो सकता है। तो सूर्य के अलावा हमारे पृथ्वी पर कहीं से भी ऊर्जा आने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो केवल और केवल हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा आने का स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य से आने वाली किरणों को, सूर्य से आने वाली किरणों को वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य के किरणों में ऊर्जा होती है कि नहीं ऊर्जा होती है? कौन सी ऊर्जा होती है जरा बताइए तो? सूर्य के किरणों में कौन सी ऊर्जा होती है? जरा ध्यान से देख बताइए, कौन सी ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा? प्रकाशीय ऊर्जा। बहुत अच्छे, प्रकाशीय ऊर्जा होता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा क्या हो सकता है कि अगर हम बात करें कि प्रकाशीय ऊर्जा की बात करें तो सन के पास जो प्रकाशीय ऊर्जा है, फोटो एनर्जी जो है वो सर तो आती रहती है सबके पास है। उन फोटो एनर्जी को क्या करता है हमारा प्लांट? फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। तो जरा बताइए इस लाइट की मदद से वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, यही तो इसका भोजन है। तो ये जो है ग्लूकोज क्या है? जरा बताइए तो ये ग्लूकोज एक केमिकल के रूप में है कि नहीं है? एक केमिकल के रूप में, यानी कि रसायन के रूप में है, रसायन के रूप में है। तो जरा बताइएगा कि ये जो रसायन के रूप में है आया था किस रूप में? प्रकाश के रूप में। बदल किसने दिया? रसायन के रूप में। तो क्या कहिएगा? उत्पादक जो है वो प्रकाशीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? अरे बोलो, रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। बहुत अच्छे। तो हम कहते हैं सर कि जो उत्पादक जो है वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या समझ में आ गया? बहुत अच्छे हैं। अब कहते हैं सर, पहले मैंने ये लिखा कि उत्पादक प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये वाला बात मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद कहते हैं कि इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कन्वर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्टर भी कहते हैं। कन्वर्टर का मतलब बाबू, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? बदलना। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? बदलना। कन्वर्टर बदलने वाला। कन्वर्टर मतलब बदलने वाला। तो ये कौन सी बदलेगा सर? ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है।
क्या बात समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ गया? बहुत अच्छा। तो कहते हैं उत्पादक प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब उसके बाद है क्या? उत्पादक के पास पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त है। मतलब सर ये लाइन कैसे आपने कह दिया कि उत्पादक के पास पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा रहता है? ध्यान से सुनना यार, यहां से प्रकाश ऊर्जा चला। मैंने कहा कि 1 लाख कैलोरी ऊर्जा इसने दिया और उस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये लेगा। अब जो बताओ जरा, जो भी ऊर्जा होगा वो इसने 1 लाख कैलोरी बनाया इसने। अब जो इसको खाएगा तो उसके पास कुछ ऊर्जा कम ही जाएगा कि नहीं जाएगा, और फिर उसको खाएगा फिर उसको होगा, तो यानी कि सर्वाधिक ऊर्जा इसी के पास रहेगा ना, है कि नहीं है? तो यही बात है। तो कहते हैं सर उत्पादक के पास सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि उत्पादक क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं सर, दूसरा क्या आता है? उपभोक्ता। क्या आता है? उपभोक्ता। ये देखिए उपभोक्ता, ये देखिए उपभोक्ता। अब सर उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता का मतलब क्या है कि वैसे घटक जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। मतलब सर यानी कि ऐसे घटक जो होगा जो इनको खा के अपना भोजन प्राप्त करेगा, इनको खा के सर अपना भोजन उत्पन्न करेगा, मतलब कि सॉरी ये अपना ये ऊर्जा प्राप्त करेगा। यानी कि सीधी बात है कि वैसे घटक जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो सर आई होप आज जो भी आज हमने आप देखा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कुछ किसी काम का आया हो तो बिल्कुल लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और चैनल को हम लोग सब्सक्राइब करें। जो आपका लिंक दिया जा रहा है वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और सबसे पहले यार कमेंट जरूर करो, क्योंकि हम आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि सर ये वीडियो अच्छा है कि नहीं है, आपका काम आ रहा है कि नहीं है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल का आइकन हो भाई वो दबाना ना भूलें। तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद।